सबसे पहले ये बता दें कि यात्रा लंबी थी, 1 सितंबर को आप निकले थे, 2 तारीख को पहुँचे, उसके पहले डिटेन किया गया, उसके बाद आप राजघाट। यात्रा कैसी रही, अभी कैसी रही? जी, यात्रा बहुत लंबी थी। हाँ, 1 महीने की थी और 150 लोग, पहले तो 12,000 14,000 फुट के पठार प्लेटो पे चलते रहे हफ्तों। उसके बाद फिर दर्रों से आए जो कि 17,500 फीट की थी, नाले पार किए पैदल पानी में से, एक दूसरे को उठा के भी कभी ऐसा करते करते हम प्लेन्स में पहुँचे। और फिर चुनाव थे हरियाणा में, तो हम नहीं चाहते थे उनमें किसी कोई असर हो, तो वो हम लांग कर आए अवॉइड करते हुए। मगर जब दिल्ली पहुँचे तो हमारा स्वागत हमारे अनुमान से थोड़ा अलग था। तो हमें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया, वो भी 2 रात में। आसान नहीं था, बहुत लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली के गर्मी में लद्दाख के लोग, और वो भी खुले आसमान में बिना पंखे के थे। बहुत मेरे स्टेशन में मच्छर थे, तो आसान नहीं था। मगर हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसके कारण हमारी आवाज़ आप सब तक पहुँची। तो हमारा तो मकसद और मुद्दे से मतलब है। तकलीफ़ें तो हम लेने के लिए आए हैं, हम तो बल्कि तकलीफ़ लेने के लिए ही पैदल आए, वरना तो हवाई जहाज़ से आते। हमारी मानना है गांधी जी के जैसे कि खुद पर इतनी तकलीफ़ लो कि जिससे बात कर रहे हैं उन्हें एहसास हो। सफ़र मुश्किल कौन सा था जब वो 700-800 किलोमीटर आप पार करके आए, दिल्ली पहुँचे और फिर दिल्ली से हट तक आने का सफ़र? मुश्किल दोनों नहीं थे। मुश्किल वो होता है जिसे आप मुश्किल समझते हैं, तो हम पहले से इन सब के लिए तैयार थे। मुश्किल नहीं था, यहाँ आके आसान नहीं था, मगर क्योंकि अंतो गद्वा जो होता है ठीक होता है, तो ऐसा प्रचार इस मुद्दे का हुआ। पर्यावरण के बारे में जो हमारे संदेश थे वो लोगों तक पहुंचा, जिससे हम खुश थे। जो हुआ शायद जब आप देर शाम हम राजघाट में मौजूद थे, जब आप आए, तब शायद आपको ऊर्जा ज़रूर मिली होगी, क्योंकि इतने लोग आपके स्वागत के लिए आए थे। वो अलग बात है ना, आपको किसी से मिलने दिया जा रहा था उस हिसाब से, जिस हिसाब से मिलना चाहते थे। स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे थे घंटों से। हमने बात करी, कोई सुबह से वेट कर रहा है कि अब आएंगे, मगर वो आप टाइम बढ़ता जा रहा है। तो शायद उससे आपको पॉजिटिविटी लगी हो, कितने लोग हमारे साथ थे। हाँ, हमें बताया गया जब तक हम पहुँचे 9-10 बजे, तब तक तो आधे लोग चले भी गए थे, मगर फिर भी इतने थे कि हम दब जाते लोगों के भीड़ में। ये डर था, वो भीड़ में देखा। जी। तो हाँ, लोगों ने इतनी समर्थन दी पूरे सफ़र में। मतलब यहाँ तो हम हैरान रह गए कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। आप लोगों में कितनी उत्साह है। पूरे रास्ते में, पुलिस स्टेशन में, मतलब वो बहुत अच्छे लोग थे पुलिस में। उनको सिर्फ ऊपर से आया है, क्या करें, मजबूर हैं, वरना वो लोग मतलब मोहब्बत और प्यार टपक रहा था उनसे। मगर वो किसी को आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। हम लोग बवाना के बाहर खड़े थे, पहले दिल्ली की सीएम आतिशी आई वहाँ पे, उसके बाद पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आए, मगर किसी को मिलने नहीं दिया। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं क्षमा मांगता हूँ कि उनको आना पड़ा और आकर मिलने नहीं दिया गया। शायद उनके ऐसे कारण होंगे प्रशासनिक, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। विपक्ष की तरफ से किसी का कॉल आया? क्योंकि जब आपके डिटेंशन की खबर आई तो लगातार सभी जो प्रमुख नेता हैं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। मैं सबका समर्थन करता हूँ, विपक्ष और पक्ष। पूरे हिमाचल से, लद्दाख से आते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे रास्ते में लोग हमें बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। पर्यावरण का मुद्दा ये पार्टियों, दलों और धर्मों से ऊपर है, हम आपके साथ हैं। हिमाचल में तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ चले, उनके जो कैंडिडेट थे एमपी के, वो हमसे मिले, सब कहते हैं कि हमारा दिल आपके साथ है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी दिल हमारे साथ होगा, चाहे मजबूरी में उन्हें कुछ भी करना पड़े। मगर शायद साल बदल गए, मगर जो मांगे हैं वो वैसे ही। हाँ, तो मजबूरियाँ शायद उनकी होंगी, मगर ज़रूरी है कि कहते हैं ना, माँ भी बच्चे को दूध नहीं देते जब तक बच्चा रोए नहीं, तो माँ भूल जाती है। तो वही हम रोने आए हैं कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें।
सर जब आप राजघाट पहुँच रहे थे तो कई लोग वहाँ पे इकट्ठा थे आपसे इससे मिलने के लिए, तो कई लोगों ने कहा कि 2019 से पहले हम फिर भी ठीक थे, हमें दिक्कत नहीं हो रही थी, अब तो 2019 के बाद दिक्कतें बढ़ गई हैं। आपको लगता है? क्योंकि आप राजघाट से मिले एक खास तबके से, ये ऐसे लोग हैं जिनकी साल 30-35 हो गए, 5 सालों से कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई, कोई इंटरव्यूज़ नहीं हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन ही ठप है, आपकी उम्र जा रही है, आपके माता पिता ने अपना सब कुछ गवा के आपको पढ़ाया है, BA कराया है, MA कराया है, सारा घर का खर्चा दे के आस लगाए बैठे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी अब अफसर बन जाएगी, मगर कोई नियुक्ति नहीं है, पूरा बंद है। तो ऐसे लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत युवा युवती जो दिल्ली में इम्तिहानों की तैयारी करते हैं आपसे मिले, तो ये सिर्फ उन युवकों के लिए समस्या नहीं है, यूटी सरकार के लिए भी, उनके पास हाथ नहीं है काम करने का। ज़िले के स्तर के कर्मचारी पूरे यूटी को चला रहे हैं, ऐसे में आधा बजट वापस करना पड़ रहा है क्योंकि वो खर्च भी नहीं कर सकते हैं, हाथ ही नहीं है, खर्च क्या करेंगे। तो ये अजीब सा हालत है कि यूटी चल नहीं पा रहा है और बच्चे बेरोज़गार हैं। अब आप सोच सकते हैं, ऊपर से उनकी ज़ुबान भी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। जब आप युवाओं का एक तरफ ज़बान काटेंगे और लोकतंत्र ले जाएंगे, दूसरी तरफ हाथ काटेंगे, रोज़गार नहीं देंगे, तो फिर वो तो बहुत गलत रास्तों पे उतर आएंगे। ऐसे में एक धमाका खेज जिसे कहते हैं ना, रेसिपी फॉर अनरेस्ट एंड डिजास्टर हो रहा है। यूथ को बेजुबान और जान रखना। जैसे कहा जाता है जब सरकार की तरफ से पक्ष दिया जाता है कि भाई काउंसिल में 26 लोग इलेक्टेड रहते हैं, तो उन्हें क्यों लग रहा है कि भाई लोगों की शायद हकता नहीं है? वो इलेक्टेड वो नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक डेवलपमेंट काउंसिल है, वो कुछ फंड्स को खर्चने के लिए बने हुए हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में या असेंबलीज में लॉ मेकिंग होता है, आप नियम बनाते हैं अपने संचालन के लिए। अगर वो लोकतंत्र है, अभी कह रहे थे लद्दाख में तो लोकतंत्र है, ऐसा सरकार ने कहा है, तो मैं कहता हूँ फिर ऐसा ही आप हिमाचल में भी कर दीजिए, पंजाब में भी कर दीजिए, दिल्ली हरियाणा में भी कर दीजिए, सारे पावर्स ले जाइए और डेवलपमेंट काउंसिल रख दीजिए। लद्दाख एक तरह के परमानेंट गवर्नर रूल में है। आपका स्टेट अगर 6 महीने के लिए गवर्नर रूल में चला जाए तो बहुत हल्ला होगा। लद्दाख हमेशा के लिए। सर जब हम राजघाट इंतजार कर रहे थे तो आपके काउंसिल के ये काउंसलर्स से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि सरकार केंद्र सरकार दावा करती है कि हम यूटी को पावर ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहे कि भाई सुरक्षा का इशू पड़ेगा, डिफेंस का इशू पड़ेगा, मगर उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बुजुर्ग 64 साल का जाता है और 105 किलो सोना लेकर आ जाता है, घोड़े पर लाद कर ले आता है चाइना। क्या लगता है सुरक्षा के लेवल पे कितना बदला है 2019 से? नहीं, ये कहने की बात है, मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगा क्योंकि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है लद्दाख, इसलिए आपको और लोकतांत्रिक वो देने होंगे हक, नहीं तो क्या फ़र्क रह जाएगा चीन और भारत में। भारत की विशेषता है कि वो लोकतांत्रिक है, ऐसा तो चीन में है, ऑटोनमस काउंसिल है, वहाँ पर चेयरमैन हैं, ये सब हैं, यहाँ तो नाम मात्र के हैं। तो भारत को तो अलग दिखाना चाहिए ना, वो तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और आखिरी बॉर्डर तक हम डेमोक्रेसी देते हैं। वैसे भी अरुणाचल में है अगर स्टेट रूट असेंबली, सिक्किम में है, तो लद्दाख ऐसा सीमा पर क्या है, सीमा पर है, संवेदनशील है, इसलिए देना चाहिए लोकतांत्रिक हक, नहीं तो एक कॉलोनी बन जाएगा और कॉलोनी में खुश नहीं रहते हैं। एक मांग सर स्टेट फूड की भी उठती है कि आप लोग चाहते हैं विधानसभा हो तो पहले, तो क्या अगर ऐसा होता है लोग मांग कर रहे हैं शायद कल पूरी हो जाए, तो आपका क्या उसमें बोल रहे हैं? क्योंकि लल्लन टॉप में भी आपने बोला कि हम शिक्षक बेहतर हैं, हम गुरु बनना चाहते हैं, हम कोई राजनीतिक बनना नहीं। हाँ, वही उसमें आप किस भूमिका में रहेंगे? मैं सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा, और वो गलत करें तो इसी तरह अंजन पे बैठूंगा। बिल्कुल, क्योंकि लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी तो बचाना है। नहीं बिल्कुल सर। आप जब सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो आपको लोग मिले, कैसा सफ़र कैसा रहा, अगर आखिरी में ये बताना है?
हम सफ़र में लोगों से सीख रहे थे और सिखा रहे थे और उनको जागृत कर रहे थे कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको समझें, आवाज़ उठाएं, एकजुट हों और उन्हें प्राथमिकता दें। सिर्फ बिजली और पानी और चावल का नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, कैसी नदियाँ छोड़ेंगे, कैसे ग्लेशियर छोड़ेंगे, ये हम उन्हें बता रहे थे, जागृत कर रहे थे। और ये मैं बहुत ज़रूरी आपके माध्यम से भारत की जनता से, खासकर जो शहरों में रहते हैं उनसे कहूँगा, पूरे रास्ते में हमें हिमालय की तबाही देखी। हमने लद्दाख से आते हुए इस यांगत्संग के तिब्बती जो पठार कहते हैं, इसका नाम है तकनीकी तिब्बती पठार, वहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर बिजली के परियोजनाओं को, कॉरपोरेट्स को जाते देखा। वहाँ के स्थानीय चरवाहों को हटाया जाएगा, चरागों को दबाया जाएगा, ख़त्म कर दी जाएगी और बनेंगे बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े बिजली परियोजना। हिमाचल में घाटियों के घाटियाँ बांध लगाकर डुबाए जाएंगे, लोगों को हटाया जाएगा, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, परिंदे मर जाएंगे सब। क्यों? बिजली चाहिए। किसके लिए? दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए, लखनऊ के लिए और भारत के सभी के लिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि अगर इस बिजली से किसी मरीज़ का इलाज होता है उपकरणों से अस्पताल में, नहीं खेत नहीं है, हमारी कुर्बानी है, किसी बच्चे की पढ़ाई होती है रात को बिजली में, तो बहुत खुशी है हमें, हमारी कुर्बानी है। मगर जैसे जैसे मैं उतरा चंडीगढ़ से दिल्ली तक, मैं देखता हूँ 45 डिग्री के गर्मी में आपके घरों में एसी चला रखे हैं, एक नहीं 4-4, 5-5, और जहाँ बाहर 45 डिग्री है, 28 डिग्री बहुत शीतल है, 16 डिग्री पे, 18 डिग्री पे करके बड़े बड़े रज़ाई पहन के सो रहे हैं गर्मियों में, जो रज़ाई हम लद्दाख में नहीं पहनते। ये पाप है, ये पाप है, क्योंकि अनजाने में पाप है। आपके माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को नहीं पता है, जब आप एसी चलाकर रज़ाई में सोते हैं तो आपके एयर कंडीशन से जो टपकता है वो पानी नहीं है, खून है उन पशु पक्षियों का जिन्हें डुबाया गया, उन कीड़े मकोड़ों का, उन चरवाहों का जिनको हटाया गया। आपकी ज़रूरत की बिजली के लिए हम बलिदान देने को तैयार हैं, आपकी ज़्यादतियों के लिए नहीं हैं हम। आपके रज़ाई पहनकर लंदन बनाने का दिल्ली की गर्मी में, ये सरासर गुनाह है, पाप है। और इसके वजह से हमारे पहाड़ के पहाड़ जा रहे हैं, घाटियाँ जा रही हैं, चरागे जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ, यहाँ मैं जहाँ ठहरा हूँ, मैंने एसी चलाया नहीं, चलाया भी तो 30 डिग्री पर रखा और पंखे के साथ, जिससे कि 10-20% प्रयोग होता है। 10-20% में मैं खुशी से रह सकता हूँ, तो फिर मैं 10 गुना बचा सकता हूँ। आप अगर 10% पे खुशी से यहाँ जिए हैं, बिजली इतना प्रयोग कीजिए, इतना there is enough for everyone's need but not for everyone's greed। तो आपका नीड है 10% और हमारे सारे पहाड़ के पहाड़ उजड़ रहे हैं। अगर आप 10% लेते तो 90% पहाड़ बच जाते, 90% नदियाँ बच जाती हिमाचल की, लाहौल स्पीति के, जिनके कि पूरे गांव डूबने वाले हैं अगले कुछ दशकों में। क्यों? आपके भूख के कारण, आपके शहरों में रहने वाले लोगों के ज़रूरत होती तो समझ जाते, ज़्यादतियों के कारण, ये जो ग्रीड है। तो मैं आपके दर्शकों से, जनता से कहना चाहूँगा, आप अपनी ज़रूरत को घटाएं, डिमांड साइड को कम करेंगे तो सप्लाई साइड कम होगा। तो सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ेगी 13,000 मेगावाट की? वो कहेगी इतना तो यूज़ नहीं होता, अब तो लोग समझदार हो गए, हमें सिर्फ 2,000 मेगावाट चाहिए। तो हमारे चरवाहे राहत की सांस लेंगे। हिमाचल के मछलियाँ, हिमाचल के पशु पक्षी, गाय बकरी, वहाँ के जनजातीय लोग आपको सलाम करेंगे। तो आप जब बिजली ज़ाया करते हैं, लाइट ऑन रखते हैं, गाड़ियों में बेकार घूमते हैं, तो सोचिएगा जो खर्च हो रहा है वो सिर्फ आपका पैसा नहीं है, लोगों की जानें हैं, आपके हाथों में खून लगा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी की बात हुई आपकी तरफ से, या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कॉल है, कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमें उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमसे मिलेंगे प्रधानमंत्री जी या फिर राष्ट्रपति जी। हमें उम्मीद है वो जो आश्वासन दे रहे हैं उसका कोई माने होगा।
पिछले आश्वासनों जैसा नहीं होगा। एक बार फिर तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। किससे बात हुई है सर मंत्रालय में आपको? धन्यवाद। ये अच्छा था जो एंडिंग था। वहीं नहीं पे समझ आता। वहीं पे ले लेंगे। That's steeped in blood of the birds and insects of the Himalayas, the forest, the people, the charvahas, charagas, and all of the Himalayas. So people in the big cities have to live simpler life. If you reduce your demand of power, of material consumption, then there will be less mining in the Himalayas, less damming of the rivers, less solar power on the plateaus, better life for the flora and fauna of these mountains. If you reduce, you don't need what you are doing, it's green. So I urge you to reduce it by half, or actually 10% of what you use or misuse is enough. Then 90% of Himalayas will be saved if you use only 10% of what you are doing today. That will save the planet from climate change also. So please cooperate and save the planet and live simply in the big cities so that we in the mountains may simply live. Thank you. Besides, you are not using a sheet but using a razai. That's a crime. That's a crime. You must all know in the big cities that every time you use the AC, it's okay. Use it at 28 degrees. It's very pleasant, good. But if you use it at 20, 18 degrees and more than needed, then it's a crime, it's a sin. This is killing the Himalayas and all the birds and bees and insects and people and pastures. So your AC is steeping with blood of those birds and bees when you misuse it. Mahatma Gandhi said there is enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. This is what I see here. There's so much wastage of power that we produce, sacrificing our animals, our pastures, our rivers and trees. Yeah, so please live simply in the cities so that we in the mountains simply live. People love you as an innovative and hopeful man of Ladakh. They love your innovation, what you did in Ladakh. What's your last or next step if the talks get changed? Well, it's an innovative form of protest, but the innovation was done by Mahatma Gandhi, whose idea was we will not give pain to others, we will give pain to ourselves. So we walk to give pain to ourselves. We stay on Anshan to give pain to ourselves so that the other side realizes their mistakes and solves the problem. So we may go on Anshan again if the need is. We hope there is no need. We will meet the leaders. We have come walking all the way, so we'll meet the leaders and go happily, and the story will end with a happy ending. How strategically important Ladakh is for India? Looking at it as China. I'm saying exactly for that reason Ladakh should get introduced. The people who are at the border should have some say in how it is managed. Otherwise, you're taking their democratic rights and giving nothing in return. You will lose the favorable, friendly, patriotic people of Ladakh. Wars that have taken place in Ladakh, whether in the 48 war, 62 wars, 65 wars, 71 wars, 99 wars, all of them were won with the support of the people of Ladakh. Now that is what India can show to the world. This is one reason where people are as good as our soldiers. That edge will be lost. The other viewpoint is if army wants to build some infrastructure, then they have to take permission from the local government. Of course, for military, for security, anything is, of course, for them. National security is the top thing. People in Ladakh are highly patriotic. If I have doubts about people in Delhi, not about Ladakh. So, for national security, this will not come in the way at all. It's mainly to stop, corporates who may not care about nature, environment, such things. Not for military. Of course not. You're talking about People who give their lives, who go to the war battlefield,
bring injured soldiers on their shoulders. You think they'll not care about national security? You have taken any soldier from battlefield? Have you? Have you taken food for soldiers fighting, cooked in your own home? So you have no right to talk about the patriotism of people in the I'm not questioning people's meaning, patriotism. not you, those who are, who you represent. When you say, people say that national. I'm just talking about the other side of the coin. This is also Yeah, I'm talking about the other side also. By you, I don't mean disrespect. And, No, you've been advocating protection of fragile ecology of the Himalayas. Why is it so important, not only for Ladakh, but people at large, people in the mainland? First of all, Ladakh is part of the Himalayas, which is called the third pole of the planet, which hosts most fresh water after North Pole and South Pole, which gives water to 1/4 of the world's population. All of North India depends on our glaciers. So today it's our turn, tomorrow it will be yours. It's like shooting your own feet. If you don't take care of the Himalayas, tomorrow you will go thirsty. Your children will. So corporates may not care what happens to your children. You have to care. Therefore, we want all the people in Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, UP, up to West Bengal who depend on Himalaya to take timely steps for your own children. Since you're talking about corporate, I have one question regarding one mega solar power project which the government has proposed. So for that, government is going to acquire huge tracts of land. Yes. What impact will it have on the pasture land, on the communities in Ladakh? If it is done without consultation with the people, that is our problem, not the solar project. Solar projects are very good, but it should be carried out with the people on board. If it is done in ignorant ways and damaging ways, then entire population of Champa nomadic herders will be wiped out. They will be thrown away. You will have power for Delhi and Punjab, but Ladakh will lose its 1,000-year-old culture and way of life. Now you're waiting from the government to you're waiting from the government to hear. परमानेंट प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल के अंदर आपको मैं ये कहूँगा, आप किसी स्टेट से हैं तो आपके स्टेट से सरकार को हटा के परमानेंट गवर्नर रूल में लगा दिया जाए तो कैसा हो वाला होगा लद्दाख परमानेंट। बस आखिरी दो सवाल हैं कि पिछले साल एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि लद्दाख में बेरोजगारी का दर देश में दूसरा हाईएस्ट दूसरे नंबर पर है ना। दोनों इतना ही बराबर कर रहे हैं अपने। ओके ओके, जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन, क्या आप जब 5 अगस्त 2019 को जब ये फीचर तो लद्दाख में सेलिब्रेशन हुए थे। इन हाइंडसाइट जब आप इसको देखते हैं सेलिब्रेशन विदाउट नोइंग कि आगे क्या आने वाला था, तो क्या आप 5 अगस्त 2019 को अब कैसे करें? वॉज इट अ मिस्टेक? नहीं, मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, देर है अंधेर नहीं होगी ऐसा ही मानूंगा। तब हमने ये सोचा था कि इस नीति के साथ असेंबली भी होगी और जो संरक्षण 6वें शेड्यूल से उम्मीद करते थे और जिसका लिखित वादे किए वो भी होंगे। अब पता चलता है उसके बाद कि असेंबली भी नहीं है, वादे किए उस पर अमल में देरी हो रही है अभी, तो मैं ये कहूँगा। तो ऐसे में हम कहते हैं ना, बच्चा रोए नहीं तो माँ भी भूल जाती है दूर से, तो हम सोच रहे हैं हमें दूर हैं तो भूल गए हैं, तो इसलिए हम रोने आए। अगर आपकी यहाँ मुलाकात सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या होगा? तो ये चलता रहेगा और शायद हमें फिर से अनशन पे जाना पड़े, क्योंकि सरकारें जब नेता वादे करते हैं तो ये जनता की जिम्मेदारी है कि उन वादों को पूरा करवाना, नहीं तो सरकारें भूल जाएंगी। तो इसलिए हमें चाहे जो करना पड़े, बच्चा रोएगा ताकि माँ को याद आए कि हाँ हमने इसको दूध देना था। इनसे बात करेंगे बहुत। सोना
नाम वांगचुक जी, जो कि लद्दाख से दिल्ली आए हैं। इनके साथ लद्दाख से ही 150 से भी ज़्यादा लोग दिल्ली आए हैं। क्या है इनकी मांगे, किस लिए इन्हें लद्दाख से दिल्ली वो भी पैदल आना पड़ा, जानते हैं सोनम सर से। सर, सबसे पहले तो हम आपकी मांगों को जानना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से थोड़ा डिटेल में बताइए क्या क्या डिमांड है। नमस्कार। तो लद्दाख की मांगें पिछले 5 सालों से रही हैं। 4 बिंदु हैं जिसको कि लेह के एपेक्स बॉडी और कारगिल के KDA ने आगे बढ़ाया है, और मैं एक एनवायरनमेंटलिस्ट हूं, क्योंकि इनके मांगे बहुत सेंस बनाती हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, कल्चर को कंजर्व करने के लिए, इसलिए मैं इनका समर्थक हूं। तो मांगे हैं, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेटहुड, दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स फॉर इंडिजिनस ट्राइबल पीपल विच इज़ गारंटीड अंडर द 6th शेड्यूल आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों तो डेमोक्रेसी के लिए। अब मैं बताऊं डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। जो स्थानीय समुदाय हैं, खासकर जनजातीय समुदाय, इन पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने इन पहाड़ों को, इस पर्यावरण को हज़ारों सालों से संभाले रखा है, और इनकी निवेश है, स्टेक है आगे भी रखने का। तो इनके हाथ में जब तक कुछ भी नहीं होगा, इनकी आवाज़ नहीं होगी, तो गलतियां होंगी और बहुत खरीद फरोख्त भी होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय समुदायों को आप साथ लें। तो 6th शेड्यूल यही गारंटी देता है कि स्थानीय समुदायों के सहभागिता के साथ ही आप विकास करेंगे, मगर सहभागिता होगी सबकी। एक आदमी बैठ के नहीं करेगा जो अभी हो रहा है। तो ये है 6th शेड्यूल और स्टेटहुड। फिर तीसरे नंबर पे वहाँ के युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं। 5 सालों से कोई ऑफिसर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं प्रॉब्लम है, उनके लिए तो है ही। 5 साल कोई बिना बेरोज़गार रहे तो आप सोचिए कैसा होगा। और दूसरी तरफ आपकी आवाज़ ज़बान नहीं हो तो फिर ख़तरा है कि ये युवा कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क थ्रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में। दूसरी तरफ यूटी गवर्नमेंट के पास हाथ नहीं है काम करने को, इसलिए उनके आधे फंड्स तो वापस जाते हैं। ऐसा कैसे होता है सर? जी, आप सुनते हैं लद्दाख का बजट बहुत बढ़ाया गया है, 6000 करोड़ किया है, आधे से ज़्यादा वापस जाते हैं क्योंकि उनके पास खर्चने के लिए लोग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स चला रहे हैं यूटी को, क्योंकि नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, जो यूटी गवर्नमेंट में है वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उन पर दुगना तिगना काम डाला है और नहीं हो पा रहा है, इसलिए फंड वापस जा रहे हैं। ये कैसा मैनेजमेंट है? सर, अभी आपकी पद यात्रा के बारे में बात करते हैं। आप लोग पैदल आए हैं वहाँ से यहाँ पे, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को बीच में झेलनी पड़ी? और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि क्यों लद्दाख की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचने में इतना वक्त लग जाता है? तो आवाज़ तो कई सालों से हम देते रहे हैं, अनशन पे भी रहे हैं। अब की बार हम चल के आ गए दिल्ली ताकि पास से आवाज़ दें, मगर हमारा स्वागत थोड़ा उम्मीद से अलग था। जो भी हो, अच्छा ही था। तो ये है समस्या कि हम आवाज़ देते आए हैं। दिक्कतें तो बहुत हुई, अनशन में बैठे तब भी दिक्कत हुई। आप सोचिए कोई 21 दिन भूखा रहे तो आसान तो नहीं है। वैसे ही 1 महीना 1000 किलोमीटर लगभग हरियाणा वाला हम बस से आए, इसलिए 850-800 होगा। तो इतने देर आने के बाद, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों और दर्रों से होते हुए, लोगों के पैरों में छाले हैं, बहुत कुछ हुआ, मगर ये हमें असर नहीं करता क्योंकि हम ये क्योंकि हम ये छाले पड़े हैं तो थोड़ा उसका सुनाए ना, आप तो चले नहीं। तो उसके बावजूद हम ये दुख खुद पे दे रहे थे, क्योंकि हमारा मानना है गांधी जी के सिखाए रास्ते पर कि दुख दें तो खुद को दें, किसी और को नहीं दें पीड़ा। और ऐसा दुख लें अपने ऊपर कि अगले वाले को थोड़ा जिम्मेदारी महसूस हो या शर्म आए कि हम ये क्या कर रहे हैं इनके साथ। तो इसलिए हम चल के आए हैं, इसलिए हम भूखे बैठे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण आए हैं। किसी दल या राजनीति से कुछ नहीं है। हरियाणा में चुनाव थे, हम वहाँ से लांग के आए। कश्मीर में चुनाव थे, उसे हमने छोड़ा। इस तरह से हम आए हैं, तो उम्मीद है अभी भी सुनी जाएगी। आप सर, आपको क्या लगता है कि लद्दाख की आवाज़ क्यों इतनी देरी से सुनी नहीं जाती है? मतलब ऐसे इग्नोरेंस क्यों है? ये तो हम खुद हैरान हैं। आप कभी पूछिएगा हमारे नेताओं, शीर्ष नेताओं से, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से, कि सिर्फ सुनी नहीं जाती नहीं,
वचन लिखित में देने के बाद भी क्यों नहीं सुनी जाती? मतलब एक तो है अपील कहना, वो तो आपका हक है नहीं सुनना, मगर आपने एक वचन लिख के दिया है, उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये जो वचन लिख कर दिया इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? तो ये चुनाव घोषणा पत्रों में है, मैनिफेस्टो में था ऑलरेडी ये। पेंशन का कोई ऐसा योजना नहीं थी। हम तो सीधे बस से हरियाणा को लांघते हुए, अवॉइड करते हुए आ रहे थे, क्योंकि वहाँ चुनाव हो रहे हैं और हम उस पर असर नहीं डालना चाहते थे। आधे रास्ते में बस जब दिल्ली पहुँचने लगी, हमारे पास एक नोटिस आया कि दिल्ली में प्रोहिबिटरी दफ़ा 163 लगा है, आप ये सब लोगों को जुड़ना नहीं दिया जाएगा। जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे तो पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, तब हम अनशन पे बैठे। वैसे नहीं बैठे, अनशन पे तब बैठे और हमारी ये मांग थी कि हमें किसी भी तरह बापू के समाधि पे ले जाया जाए और हमें देश के एक शीर्ष नेता से, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने का अरेंजमेंट किया जाए। तो 2 दिन के लिए हमें हिरासत में रखा गया है। तकलीफ़ें हुई मगर हमें उसका कोई वो नहीं है, पछतावा नहीं है, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और इससे हमारा संदेश पूरे देश तक पहुंचा। तो हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं हुई। तो फाइनली हमें राजघाट पर जाने का भी मौका मिला और अब रहती बात है कि शीर्ष नेता से भेंट की, वो आज 5 बजे तक गृह मंत्रालय ने जो एश्योरेंस दिया था उस अनुसार वो हमें नाम और समय या आज भेंट कराएंगे, ये हमारी उम्मीद है। जी नहीं, हमारी तो पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। हाँ, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका आश्वासन खरा उतरेगा और वो पूरा करेंगे। अगर वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं और हम 150 लोग 1 महीना पैदल चलकर दिल्ली आकर किसी से भी मिले बिना जाना हुआ, तो फिर हमें दोबारा अनशन करना पड़ सकता है। ये है, मगर अभी भी उम्मीद जिंदा है। जी, हमने बिल्कुल कहा है यही। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक हो जाएगा, मगर अगर नहीं होता है तो जी हाँ, फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा जिसकी उम्मीद है, ज़रूरत न पड़े। वो तो मांगें वही हैं जो पहले से थी। आपको बताऊं कि लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच अभी नहीं है, एक शख्सी राज सा चल रहा है। तो लोकतंत्र बहाल होता है, एक तो जैसे हर स्टेट में है वैसे ही स्टेटहुड या असेंबली से, और दूसरा एक अलग प्रावधान है खासकर ऐसे जगहों पे जैसे लद्दाख है जहाँ जनजातीय समुदाय बहुत हैं। वहाँ लद्दाख में 90% से भी ऊपर हैं। तो इसमें 6वां शेड्यूल स्थानीय समुदायों को एक विशेष लोकतंत्र का मंच देता है, ज़िला स्वास्थ्य परिषद। तो इसकी मांग है और मैं खुद तो वैसे एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मगर मैं इसका इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि जब स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है तो पर्यावरण का सबसे अच्छा प्रबंधन होता है, क्योंकि वो हज़ारों साल से रहते आए हैं और उन्हें रहना है, तो वो उसकी देख रेख बेहतरीन करेंगे।
ना कि वो जो 2 साल 3 साल के लिए आएंगे, कोई अफसर, कोई कंपनी, वो तो उसका फ़ायदा लेके यूज़ एंड थ्रो करके चले जा सकते हैं। तो इसलिए पर्यावरण की बेहतरी स्थानीय लोकतंत्र में है, इसलिए मैं इसकी समर्थन करने आया हूँ। जी, इसके बारे में हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि 2019 में लिखित में वचन दिए गए थे कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से ही आए और ये चुनावी घोषणा पत्रों में पहले नंबर पे हैं। इसके आधार पर चुनाव जीते गए, लोगों ने घर जी भर के समर्थन दिया। तो ऐसे फिर बाद में इस पर कुछ भी ध्यान न दें, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत दुखद एक उदाहरण होगी, क्योंकि फिर अगले चुनावों में कोई भी कुछ भी बोले, किसी को कोई विश्वास ही नहीं होगा। तो इसलिए हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर अमल होगी। ये सबसे बड़ी वो है हमारी जी।